नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लेखपाल की मैथ की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट में लगातार आगे बढ़ते हुए आज हम पहुंचे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23 पे, यानी 22 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं और हमें आशा है कि आप लोग को अभी तक कोई इसमें दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं उसमें दो ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो DI और स्टैटिक्स का है। तो सबसे पहले हम उसको ले लेते हैं। हम पहले यही प्राथमिकता रखते हैं कि इन सब क्वेश्चन को करा दें, क्योंकि हमको पहले फिगर ड्रा करना पड़ता है। ठीक, फिगर ड्रा करते हैं तो समय लगता है। इससे पहले हम क्या करते हैं, ड्रा करके आपको समझा देते हैं। ठीक, देखिए पहला इसमें क्वेश्चन है, यहाँ देखिए बहुलक ज्ञात करना है, इस टाइप में बना हुआ है। तो क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, दिया रहेगा, पूछ देगा कि बहुलक बताइए क्या होगा। आ रहा समझ में? पहला क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। तो देखिए इसमें बराबरता जो होती है वही मेन होता है, उसी को देखना रहता है। मेन होता है बराबरता, लेकिन आंसर निकलता है संख्या से। आ रहा समझ में? संख्या ये इसको क्या मानते हैं, यक्स मानते हैं। यक्स से ही आपका निकलता है। तो हम बराबरता में देखते हैं कौन सी संख्या ज्यादा है। ठीक है, क्या देखते हैं बराबरता में कौन सी संख्या ज्यादा। तो देखिए कौन सा ज्यादा है, ये है। ठीक, अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा ये है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंक मिला है 23, ठीक है, वो कितने बार है, मतलब 23 जो संख्या वो 15 बार है। तो बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है? बहुलक का मतलब होता है कि किसी संख्या का आवृत्ति होती है, यानी जो संख्या बार बार आता है, जिसकी संख्या अधिक होती है, वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो देखिए इसमें देखिए 3 कितने बार है, 7 बार है, 13 11 बार है, 23 15 बार है। आ रहा समझ में? तो सबसे ज्यादा क्या है, आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 23, यानी बहुलक क्या हो जाएगा, 23। देखिए बहुलक निकालना था। आ रहा समझ में? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन आया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन यहीं पे देखते हैं, DI से समझिए। किससे है, DI से। तो हम जब DI का जो क्वेश्चन बता रहे थे, तो हम ये बता रहे थे कि जब पाई चार्ट में दिया रहेगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसका 1%, अगर परसेंटेज में दिया रहता है तो हम 1% का निकालते हैं, अगर डिग्री में दिया रहता है तो 1 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। आपके सामने पाई चार्ट बना है, इसमें स्कूल है जिसमें विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 3600 है। आ रहा समझ? उसमें कक्षाएं हैं, कक्षाओं में ही विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया है। कहने का मतलब पाक 7 कक्षा है, उसमें 22% विद्यार्थी हैं। वैसे ही गायन कक्ष में 18%, इस तरह का दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1% निकाल लेते हैं कि आगे अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, 1% का मान आराम से रख के निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, पहले आप निकाल लीजिए 1% का मान। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये पूरा कितना है, 100% है ना। चलिए 100% में कुल कितने हैं, 36 है, 3600 है। ठीक है, तो 1% में कितना होगा, निकाल लीजिए, यानी 36 है। आ रहा समझ में? अगर यहीं पे आप कोशिश करेंगे कि सबका मान निकालने के लिए, आराम से निकाल सकते हैं। जैसे 18% है, 1% कितना था, 18 कितना होगा, गुणा कर लेंगे। तो इस तरह से आप कर लिए रहेंगे तो आगे जो क्वेश्चन करना है उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, गलत होने का चांस नहीं रहेगा। आ रहा समझ में? तो देखिए इसी पे आधारित क्वेश्चन है, दिया है पाक शास्त्र कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या, नृत्य कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो पाक शास्त्र कह रहा है, पाक शास्त्र कहाँ है, ये 22%। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है नृत्य, क्या नृत्य कौन सा है, ये है। आ रहा समझ में? हम क्या बताए थे, सबसे पहले इन सबका 1% का मान दिया तो इनका हम मान निकाल लेते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, 22% है, उसमें कितने से 36 से गुणा कर देंगे। आ रहा समझ में? चलिए इसका गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा, गुणा कीजिए इसे, 36 22 है, 2 छकी 12, 2 हासिल 2 3 6 1 7, और यहाँ पे 6 7, 2 7 6 13 3, मतलब कितना हो जाएगा, 832 हो जाएगा। ठीक, वैसे ही क्या करते हैं, नृत्य का निकाल लेते हैं। 1% का इतना है तो 21% का कितना हो जाएगा, 21 गुणे 36। ठीक, इनका भी कर लीजिए, 1 6 6 1 3 3, 2 6 12 2 हासिल 1, और 2 3 6 1 7, कितना 6 5 7, यानी कितना हो जाएगा, ये 756। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या किए हैं, इनका प्रतिशत दिया है तो हम निकाल लिए हैं, पाक शास्त्र का और नृत्य कक्षा का कितने स्टूडेंट हैं वो हम लोग निकाल लिए हैं। लेकिन क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से इसको करने की कोई जरूरत नहीं थी, करेंगे कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आएगा नहीं आंसर। तो हम क्या करते हैं, इसका सीधे पाक शास्त्र का दिया ना, पाक शास्त्र कितना है 22 है, तो हम क्या करते हैं, पहला इसमें 22 अपान नृत्य कितना है 21 है, हम क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं। आ समझ में? बस ऐसे ही कर देंगे, ये निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऐसे ही परसत में कह रहा था ऐसे ही निकाल लेंगे, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। अब इनको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 2221। ठीक, अब इनका क्या कीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, 22
121, 21 सेकंड है 21, यहाँ पे था 1, ठीक है। तो 1 क्या है, कम है, इससे तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा देंगे या फिर 0 उतारेंगे, अभी भी नहीं जाएगा तो क्या करेंगे हम, फिर 0 बढ़ाएंगे और उसके बाद 0 उतारेंगे। अब देखिए कितने बार जाएगा, 20 को 80, 4 बार में कितना आएगा, 4 करने 4, 4 दूनी 8, यहाँ कितना बचेगा 16, ठीक है। फिर पॉइंट हम लगाएंगे 0, पॉइंट लगा 0 उतारेंगे तो कितना आ जाएगा 2 7 14, 7, 7 करने 7, 7 दूनी 14, कितना होगा 10 में 7 गया 3, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 5, यानी कहने का मतलब इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 4.7, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका पहले का आंसर हो गया। पहले का मतलब हमको अगर ये भी निकाले थे तो इससे भी आंसर आ जाता, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा हो जाता, तो हम कैलकुलेशन करेंगे नहीं, सीधे हम क्या करेंगे किए हैं, जो जो दिया उसका निकालेंगे। देखिए नीचे कौन सा आया है 21 क्यों लिखे हम नीचे 21 को, तो यहाँ पे दिया है कि नृत्य कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का, तो जब का हो, से हो, की हो, तो उसका वैल्यू हमेशा नीचे रखा जाता है। ये कन्फ्यूजन बहुत करता है, सबको नहीं करता होगा, हमें मालूम है, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है चित्रकारी कक्षा में कितने विद्यार्थी भर्ती हैं। देखिए यहाँ पे चित्रकारी कह रहा है, चित्रकारी कहाँ है, ये है, आ रहा समझ में। तो 1% का मान हमारा निकला था इतना, तो यहाँ पे तो ये इस तरह से निकालेंगे तभी इसका आंसर आएगा। देखिए तो 15 का क्या कर देंगे, देखिए 36 में गुणा कर देंगे तभी तो आएगा। 1% का 36 है, ठीक है, तो 15% कितना गुणा करेंगे तभी तो आएगा, ठीक है। चलिए करते हैं 15 छक्की 90, 90 का 0 हासिल 9, और 15 3 45 और 9 54, यानी यही कम कर दिए कितना आएगा 540 आएगा। दूसरे का आंसर 540 आंसर आ गया। देखिए तो हम कहे थे आपको कि सबका क्या करेंगे, पहले मान निकालेंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तुरंत आप क्या करेंगे देखिए। अब चित्रकारी पूछा बता देता, ये भी पूछता है नाटक कक्ष में कितने हैं विद्यार्थी, तो तुरंत 1% का है इतना, तो इनका निकाल लेते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं इसी में। तीसरा कह रहा है चित्रकारी कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या, गायन कक्षा में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो पहले के ही जैसे ये भी है, लेकिन ये लगभग कुछ चित्रकारी कक्षा में भर्ती, ठीक है। और देखिए चित्रकारी किधर है, ये है, तो कितने हैं 540 है, चलिए कर दिए, ठीक। नीचे क्या दिया है गायन कक्षा में, गायन कहाँ है, ये है, तो आप क्या कीजिए 18 गुणे कितना कर देंगे 36, ठीक है। तो उनका गुणा करके निकाल लीजिएगा कितना आएगा, कर लीजिए 8 48 का 88 4, 8 3 24, 4 28 1 6 1 3, 8 8 14 का 4 हासिल 3 2 5 1 6, यानी 648 आप निकाले रहेंगे ना तो इसमें दिखते रहिए। अब इसका देखिए तीसरा है, ठीक। चलिए साल कीजिए क्या हो जाएगा 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 7 14 0, ठीक। उसके बाद 2 1 2, 2 6 12, 2 दूना 4, ठीक है, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, ठीक है। अब इसको काटिए 2 8 16, 2 1 2, 2 5 10, ठीक है। अब इनका गुणा कर लीजिए, आ रहा समझ में, नहीं तो ऐसे कीजिए, देखिए 3 दूनी 6, 3 7 21, और 3 चौको 12, 3 5 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 9 27, और 3 1 3, 3 5 15, 3 3 का 9, 3 5 15, यानी कितना आ रहा है 250। देखिए ऊपर 250 अपॉन 3, तो इनका कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 8 24, आ रहा समझ में, 3 8 24, यहाँ पे 10, 3 3 का 9, ठीक है, 9 फिर से 3 3 का 9, यानी हाँ देखिए इसमें दिया क्वेश्चन में कि लगभग कितना प्रतिशत होगा, तो लगभग कितना हो रहा है 83% हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है 83% आंसर हो रहा है, लगभग पूछ रहा था यही आ रहा है। ये हो गया आपका स्टैटिक का क्वेश्चन, ये पूरा टोटल कंप्लीट हो गया, सॉरी DI का क्वेश्चन है। चलिए समझ में आया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप 1% का मान निकाले रहेंगे, कभी कभार क्या होता है एकदम आसान दे दिया रहेगा, इसी में रहेगा क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन दिया रहेगा प्रतिशत पे या डायरेक्ट पूछ देगा, तो आप निकाले रहेंगे तो ये जाके होगा। कहने को तो शुरू में आपका 2 मिनट लगेगा तो ठीक है, लेकिन आगे जाके आपका बचत होगा, अंक भी आपका सिक्योर हो जाएगा। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a² + 1 अपॉन a² + 8, फिर कोष्टक में मतलब दिया है इस टाइप का, यहाँ शुरू करते हैं। दिया है a² + 1 अपॉन a² + 8, ये 8 है, a + 1 अपॉन a + 14, इसका कह रहा है गुणनखंड। होम पे हाई स्कूल में आप पढ़े हैं, इस तरह क्वेश्चन दिया रहता था, उसके मान 4 आते थे, 4 आंसर आते थे उसके, और ज़्यादा नंबर को थे 4 नंबर की 6 नंबर ऐसे कुछ इसका अंक दिया जाता था। आप अगर एग्जाम दिए होंगे हम लोग के समय में,
तो पता नहीं क्या कंडीशन होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको x मान लेते हैं। आ रहा समझ में? देखिए माना a प्लस 1/a इक्वल टू एक्स। आ रहा समझ में? यहीं पे क्या है, ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये तो आ गया, माना a प्लस 1/a हमने कर दिया। अब इसका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। आ रहा समझ में? चलिए वर्ग कर दिए। अभी इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसे काट दीजिए। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस उधर जाएगा, क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। आ रहा समझ में? यानी हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसको मान लेते हैं एक्स, हटाइए एक्स को मान लेते हैं। अभी इतना आ गया। अब देखिए जो ये दिया है गुणनखंड पूछ रहा है जिसका, वहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर जो हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे, लिखेंगे, देखिए लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, अब प्लस क्वेश्चन कर दीजिए। अब क्या करेंगे, 8 दिया है, अब इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, a प्लस 1/a इक्वल टू एक्स माने थे ना, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स लिख लेंगे, अब प्लस क्या करेंगे 14 लिख लेंगे। आ रहा समझ में? ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो कोष्टक में लिखे थे इसको हटा देंगे। ठीक, अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस, अब ये और इनको देख लीजिए, 14 में से 2 जाएगा 12। आ रहा समझ में? अब क्या करेंगे, इनका ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसको जोड़ने पे क्या हो, 8 आ जाए तो 6 दूनी 12। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। इनका इनके साथ, इनका इनके साथ, यहाँ से क्या निकलेगा बताइए, एक्स बाहर निकलेगा तो एक्स प्लस 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, 2 केवल निकलेगा तो हो जाएगा एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब ये कॉमन है, इसको लिख लीजिए एक्स प्लस 6, और बच क्या रहा है, ये और ये एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। आ रहा समझ में? तो देखिए हम क्या करेंगे, जो एक्स लिखा है ना, इधर एक्स लिखा है, तो हम क्या कर देंगे, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, अरे समझ में, ये लिखेंगे, ये x केवल है, तो x की जब हम इसको x माने थे ना, तो x की जब ये नहीं लिख देंगे, लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस 1/a प्लस क्या हो जाएगा 2, इसको लिखे हैं। अब क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 0। कहने का मतलब कि जो इसका गुणनखंड होगा ये होगा, क्या हो गया, ये आंसर आपका आ गया। यही क्या है आपका आंसर है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक फर्श की लंबाई x4 - x मीटर है तथा चौड़ाई x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x मीटर है। आगे में फर्श पर समान माप के वर्गाकार टुकड़े लगवाने हैं। आगे में लगाने वाले टुकड़ों की कम से कम संख्या होगी। कम से कम संख्या का मतलब, चलिए पहले देख लेते हैं इसका। लंबाई दिया है कितना, x4 माइनस x दिया है, ठीक है, और चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई दिया है x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x दिया है, ठीक है, ये इतना दिया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए क्या काम निकलेगा, x निकलेगा ना, तो x³ माइनस 1 हो जाएगा। अब बताइए ये 1 है तो इसको क्यों लिख सकते हैं कि नहीं, जाहिर सा है बात है कि लिख लेंगे। अब देखिए x है और यहाँ से क्या निकलेगा, x माइनस 1 निकल जाएगी। कुछ दूसरे में x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, उसके बाद प्लस x इंटू 1 हो जाएगा। आ रहा समझ में? इसका फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है, a³ माइनस b की इक्वाई क्वेश्चन में माइनस बी, और दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, तो वही हम लगाए हैं। अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए यही भी इसको रहने देते हैं। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे, इसका कर लेते हैं। इसमें से क्या काम निकलेगा, x निकलेगा, निकल गया। ठीक, अब क्या करेंगे, क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक, इतना हमको मिल गया। अब कह रहा है कि टुकड़ों की कम से कम संख्या, तो टुकड़ों की संख्या निकालते हैं, टुकड़ों की संख्या निकालते हैं। तो क्या होता है टुकड़ों की संख्या, ये लिख लेंगे, लंबाई बट क्या चौड़ाई होता है। जब टुकड़ों की संख्या निकालेंगे तो लंबाई ऊपर रहेगा, नीचे चौड़ाई रहेगा। आ रहा समझ में? चलिए तो इसको ऊपर लिखिए, क्या हो जाएगा, x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, इसको 1 लिख रहे हैं, प्लस x, ठीक, अपान इसको अब क्या करेंगे, लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखिए कुछ कटने वाला है, कर दीजिए, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कितना बचेगा, x माइनस 1। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। मतलब कम से कम टुकड़ों की संख्या क्या होगी, x माइनस 1 होगी। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
दूसरा क्वेश्चन कर रहा है यदि समीकरण 3x² माइनस 2k प्लस 1x माइनस k माइनस 5 है तो मूलों का योग उनके मूलों के गुणनफल के बराबर है तो k का मान बताइए। देखिए मूलों का योगफल गुणनफल पे है तो देखिए समीकरण लिखिए पहले 3x² माइनस 2k प्लस 1x माइनस k माइनस 5 टू 0। ठीक है, आ रहा समझ में। देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिया है, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। मान लेंगे कि माना पहली मूल क्या है, एक्स है, दूसरा सॉरी अल्फा है, दूसरा बीटा है। मूलों होते हैं ना, दो मूल होंगे, एक मूल कौन सा होगा मानेंगे, अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो उन्हीं का योगफल कर रहा है। तो देखिए ठीक, इतना बताने की जरूरत नहीं है अरस में। अब देखिए इसका क्या होता है, मतलब माइनस एक्स का गुणांक, पिछले प्रैक्टिस सेट में कई बार करा चुका गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, आ रहा समझे। अब देखिए एक्स का गुणांक ये है ना, एक्स इसका गुणांक ये कह रहा है, यानी माइनस तो पहले से है, फिर माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा 2k, ऐसे कर लीजिए 2k प्लस 1, ये है ना। एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अपान एक्स स्क्वायर कितना है, 3 है। ठीक, आ रहा होगा आप लोग को समझ में। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आगे जाके, इसको और सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस 2k प्लस 1/3, ये हो गया इसका। अब मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। तो इसमें क्या होता है, सी का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब सी का देखिए, ये सी का है यहाँ पे टोटल, तो क्या है माइनस के प्लस के माइनस 5, ये दिया है। अपान एक्स स्क्वायर का कितना है गुणांक, इसका 3 है। आ रहा समझ में। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए ये बाहर माइनस है, माइनस इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मूलों का क्वेश्चन आगे, मूलों का योगफल गुणनफल के बराबर है। गुणनफल के बराबर तो के का मान बताइए। ठीक है, तो बराबर तो कर लेते हैं बराबर। यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, ये मूलों का योगफल, योगफल कह रहा है गुणनफल के बराबर, ये कह रहा है। तो योगफल कितना है 2k प्लस 1/3 इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा कितना है गुणनफल माइनस के, ठीक है, माइनस 5 है। तो जब अंदर का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल नहीं जाएगा, तो यहाँ पे बदल देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस कर सकते थे, चलिए यही कर देते हैं। अब देखिए 3 नीचे तो यहाँ से कट जाएगा। अब देखिए ये बाहर का माइनस चिन्ह माइनस है ना यहाँ। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो 2k, इसको बताइए क्या होगा, माइनस माइनस के है ना, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा। यहाँ पे -5 है पहले, और ये माइनस इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस है 1 प्लस इधर जाएगा तो माइनस क्या 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3k इक्वल टू -6, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। यही क्या हो गया आपका आंसर आ गया। आ रहा समझ में, कितना आंसर आएगा -2 आएगा k का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना था, जैसे जैसे योगफल आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है, ठीक, गुणनफल कैसे निकाला जाता है वैसे निकाल लीजिए। यहाँ पे देखते जाइए, ये है, ये है, ठीक है, वैसे आप रखते चले जाएंगे और यहाँ पे सामने रख के निकालेंगे। आ रहा समझ में, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्यंजक दिया है, व्यंजक 3 व्यंजक हैं, उनका मौसम पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या, अच्छा मौसम में क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा, मौसम हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। पहला व्यंजक क्या है, x3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 3, पहला व्यंजक दिया है। दूसरा दिया है x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27, ठीक। और उसके बाद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 54। ठीक है, इनका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तीनों का, जो उसमें कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा, मौसम हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको कंफ्यूजन होगा या चाहे नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं कर पा रहे होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान है ये, केवल गुणनखंड निकालना है तीनों का। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण की माध्यिका कर्ण की होती है, आधी होती है। समकोण त्रिभुज है, देखिए समकोण त्रिभुज कह रहा है ए बी सी, और त्रिभुज में कर्ण की माध्यिका, यानी कर्ण है, इसकी माध्यिका
माध्यिका कर्ण की होती है तो आधी है तो होगी, क्या होगी, आधी होगी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आधी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो वर्गों के विकर्णों की लंबाइयों में 2:5 का अनुपात है, उनके क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। ठीक है, तो वर्गों के विकर्णों का जो लंबाई है उनका अनुपात दिया है। वर्ग के देखिए विकर्णों की लंबाई, लंबाई का अनुपात दिया है, लंबाइयों का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 2:5। ठीक, तो दो वर्ग हैं तो हम वर्ग का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं। देखिए वर्गों के क्षेत्रफल बराबर विकर्णों का वर्ग, यानी पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण होता है। आ रहा समझ में। तो अब देखिए यहाँ पे प्रथम हो गया 2 है ना वर्ग, अब दूसरा भी है। ठीक, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे फिर से विकर्णों का दोनों का हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यही ना पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होती है, क्षेत्रफल नहीं निकालना वर्गों का। अब देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ रहने दीजिए, विकर्ण है तो 2 है, पहले का 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, दूसरे का 5 है 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 5 25। यानी इसका अनुपात जो आएगा क्षेत्रफलों का अनुपात वो क्या होगा, 4:25 होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी गोल पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। ठीक है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसके द्वारा लगाए जाने वाले चक्रों की संख्या। ठीक है, तो त्रिज्या पहले लिख लेते हैं, जो दिया है त्रिज्या कितना दिया है 1.75, दूरी कितना है 11 किलोमीटर, ये मीटर है। तो किलोमीटर को हम क्या करते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। 1000 से गुणा कर देंगे, ये कितना 1000 मीटर हो जाएगा। ये मीटर है, इसमें मीटर। अब कह रहा है चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या ये हर प्रैक्टिस सेट में दिया है, यानी ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। संख्या यन पूछ रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं यन इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे 2πr। दूरी कितना है 11,000, 5 2 × 22/7, त्रिज्या कितना दिया है 1.75। ठीक है, अब देखिए इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तभी तो हटेगा। जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे ऊपर नीचे तो ये दशमलव हट जाएगा। आ रहा समझ में। अब क्या करेंगे, देखिए 25 सत्ते कितना जाएगा 175, 25 चौको 100। आ रहा समझ में। 7 से 7 काट दीजिए। ठीक, अब ये जो 4 बचा है यहाँ पे इसको भी कर दीजिए, 2 गया। ठीक है, अब 2 से यहीं पे काट लीजिए। ठीक है, नहीं तो 2 को ऊपर लेके जाइए, ऐसे कर लीजिए। 22 आ रहा समझ में। देखिए 11 का नहीं, 11 11 तो नहीं, 22 2 से काट दीजिए, यानी कितना आ रहा है 1 2 3, यानी इतने चक्रों की संख्या, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 1000 चक्रों की संख्या होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देरी न करते हुए। कह रहा है 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े, 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई बताइए। ठीक है, तो देखिए 12 मीटर लंबा कह रहा है, यानी लंबाई दिया है 12 और चौड़ाई दिया है 9 और ऊंचाई दिया है 8। देखिए जब भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, उसमें रखे जाने वाले सब, जैसे इसमें छड़ पर रखने के लिए, देखिए मान लीजिए कोई कमरा है, कमरा क्या होगा, आयताकार हो सकता है, तो उसमें रखने के लिए कहा जाता है। देखिए छड़ रखा जा रहा है, ये ऐसे सबसे लंबी छड़ क्या होगी, यही होगी ना। ठीक, इसी की क्या कर रहा है, लंबाई पूछ रहा है, सबसे बड़ी छड़ यही होगी, नहीं तो अगर ऐसे रख रहे हैं तो ये होगी। तो कहने का मतलब जो वो रूम होगा वो घनाभ आकार का होगा। क्या होगा, घनाभ आकार का। तो चलिए क्या करते हैं, ये क्या है, देखिए विकर्ण है कि नहीं, इसके लिए, इस कमरे के लिए क्या है, विकर्ण है। तो हम क्या बताए हैं, जो कमरा होगा वो किस टाइप का होगा, घनाभ आकार का होगा। घनाभ आकार का होगा तो उसका विकर्ण ही हमको निकालना है। छड़ की लंबाई कह रहा है, यानी ये विकर्ण है टोटल। चलिए लिखते हैं, घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, √ लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस
ऊंचाई का स्क्वायर। आ रहा समझ में? ये आपके सिलेबस में है नहीं, घन, घना, गोला, ठीक, लेखपालों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब संख्या आ जाता है ना, संख्या पद्धति से रिलेटेड हो जाता है, तो वहाँ पे पूछने का इसका चांस रहता है। ठीक, देखिए अब लंबाई कितना, देखिए 12 का स्क्वायर कर दीजिए, चौड़ाई 9 का स्क्वायर कर दीजिए, ऊंचाई 8 का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 144, 81, 64। ठीक है, तो सब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 289। और 289 कितना किसका होता है, 17 का। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका, 17 मीटर लंबाई हो जाएगी। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आप जोड़ लीजिएगा, जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे 17, 7 7 49 का 89, 4 7 1 7 7 2 14 4 18, कहने का मतलब हमारा आंसर सही है। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से समझेंगे, कभी भूलेगा नहीं। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट कर रहा है, यदि √1 + 25/144 इक्वल टू 1 + x/12 हो तो x का मान होगा। दिया है, देखिए अंडर दिया है 1 + 25, ठीक है, इक्वल टू 1 + x/12 दिया है। इसको कह रहा है कि इसमें x का मान बताइए। कुछ नहीं करना है, इनको पहले सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, ये 144 + 25 इक्वल टू 1 + x/12। अब क्या हो जाएगा इनका 169, 144 इक्वल टू 1 + x/12। यहाँ का हो जाएगा 13 मतलब 12 इक्वल टू 1 + x/12। अब ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी हम क्या कर सकते हैं, x/12 इक्वल टू 30/12 माइनस 1 कर सकते हैं कि नहीं, करेंगे। चलिए अब इनको और सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा x/12 इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा टोटल 12, 13, देखिए 13 है, 12 12 कट जाएगा, यहाँ से 12 बात -12। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे 1/12, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इससे इधर जाएगा 12/12, x इक्वल टू 1। इसका x का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, माना कि 15 संख्याओं का समांतर माध्य 41.4 है, तो उन संख्याओं का योग होगा। ठीक है, समांतर माध्य कर रहा है। देखिए समांतर माध्य दिया है, कितना दिया है 41.4। ठीक है, और संख्या कितना दिया है, संख्या कितना दिया 15। ठीक है, तो कह रहा है कि इनका योग बताइए, योग पूछ रहा है। कुछ न कीजिए, सीधे फार्मूले में रखिए। क्या होता है समांतर माध्य का, समांतर माध्य का क्या होता है बताइए, योग बटे संख्या। अरे इसी को ऐसे ना सिग्मा क्या करते थे, x/n लिखते थे। ठीक, तो ऐसे कर लेंगे। अब देखिए क्योंकि यही पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इनका इनके साथ गुणा हो जाएगा, तो योग इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए समांतर माध्य गुणे संख्या। तो समांतर माध्य कितना है 41.4। ठीक है, गुणे संख्या कितना 15, गुणा कर लीजिए, 15 चौको 60, 60 का 0 80, 6 15 का 15, 15 6 21, 21 का 1 80, 2 15 चौको 60, 2 62। और ये पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे, यानी कितना इसका आंसर आएगा 621, इसका योग आएगा। आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 15 और उनका अंतर 4 है, संख्याओं के वर्ग का योगफल बताइए। दिया है दो संख्या है, तो हम क्या करते हैं, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। ठीक है, ठीक है, चलिए माना पहली संख्या x, दूसरी y है, तो कह रहा है गुणनफल, पहली उनका गुणनफल कितना है x y 45 है। ठीक, और उनका अंतर कितना है 4 है। ठीक, अब देखिए अब कह रहा है कि उनके वर्ग का योगफल, यानी x² + y² का पूछ रहा है। मानता हूँ क्विट नहीं करेंगे, सीधे फार्मूले में रखेंगे। कौन सा फार्मूले में, ये देखिए x - y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है इसका x² + y² - 2xy, तो रख दीजिए। xy की जगह क्या हो जाएगा 4 चौको 4 का वर्ग, x² + y² - 2 इंटू कितना आ जाएगा, ये xy की जगह रखिए 45, तो 4 चौको 16, x² + y² - 45 में कितना आ जाएगा 90। ठीक है, अब इसको इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा x² + y², 16 है इधर, ये जाएगा माइनस है तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा 90। ठीक है, तो x² + y² इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए 6 9 106, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
आ रहा समझ में? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा? 106 है। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है। यदि हम संख्या में 63 घटाएं तो प्राप्त नई संख्या को अदला बदली कर बनी है। तो प्राप्त नई संख्या अंकों को अदला बदली कर बनी है संख्या होगी। तो देखिए इसका आंसर हम निकालने के क्या करते हैं, ऑप्शन का सहारा लेते हैं। ऑप्शन लेंगे तुरंत समझ में कह रहा है इकाई का अंक, मान लेते हैं इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक x है और दहाई का y, यही है ना। तो कह रहा है कि दहाई का अंक इकाई से कितना अधिक है। कहने का मतलब दहाई जो है वो इकाई से कितना अधिक है, बताइए, 7 अधिक है। ठीक, 7 अधिक है। तो देखिए इस टाइप का है तो कौन सा एक दिया, 18 दिया है, तो ये दहाई है इकाई है तो ये तो होगा नहीं। ठीक, दूसरा है 26, तो ये होगा नहीं, 7 का कोई अंतर नहीं है। यहाँ 7 का अंतर था लेकिन क्या है, दहाई 1 है। अगर 7 होता तो 8 होता तो मान लेते। अब देखिए दूसरा सी भी वैसे अब है 81, इकाई के अंक से दहाई क्या है, अधिक है 7, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर आएगा वो 81 आएगा। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन को आप आजमाएंगे जरूर, ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन के अनुसार, नहीं तो अगर आप समीकरण बनाने लगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आंसर केवल इसका ऑप्शन में ही दिया रहता है। अब यहीं पे कह रहा है, देखिए एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है यदि हम संख्या में 63 घटाए तो प्राप्त नई संख्या अंकों को अदला बदली कर बनी है। तो हम बताए थे कोई संख्या घटाई जाती है तो उनके अंकों का स्थान या अंकों की अदला बदली हो जाती है। तो जब अदला बदली हो जाती है तो हम क्या करते हैं, घटाया कर घटाए ना, तो देखिए 63 है तो हमने क्या बताया था कि जब 63 होगा माइनस पे कर है घटाने पर, तो जब घटाने पे आएगा तो हम क्या करते हैं, सीधे 9 से भाग दे देते हैं। देखिए घटाने पर तो जब घटाया गया तभी तो 63 आया, तो हम क्या करना, 9 से भाग देते हैं, तो 9 से क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। देखिए ये भी आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा था, 7 आ रहा था, यानी 8 है तो 8 में से हम 1 घटाएंगे क्या आएगा, 7 नहीं आ जाएगा। वही तो कह रहा था, आ रहा समझ में कि 7 अधिक है, यानी यहाँ से भी ये हो रहा है, यहाँ से भी ये हो रहा है। दूसरी बात हम बताए थे कि अगर कह रहा है कि संख्याओं का योगफल करने पर उनके अंकों का स्थान बदल जाता है, तब हम क्या करते हैं, जो दिया गया संख्या होगा, जैसे मान लेते हैं 55 दिया है, योगफल का है, योगफल 55, योगफल करने पर योगफल 55 अगर दिया है तो उसको हम 11 से भाग देते हैं। कहने का मतलब यहाँ कह रहा था कि 63 घटाने पर उनके स्थान बदल जाते हैं, लेकिन वहीं पे अगर दे देता कि 55 योगफल करने पर, जोड़ने पर उनके स्थान बदल जाते हैं, तो हम 11 से भाग देंगे। आपको हमने दोनों चीज़ें बता दी, कभी कभार डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, ये वाला समीकरण में फंस जाएंगे। अगर ये ऐसा नहीं बनता है तब आप समीकरण में आइएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, 40% और 20% की छूट श्रेणी का एकल समतुल्य छूट होगा। इसका हम बताए थे, समतुल्य छूट, ठीक है, कोई भी छूट हो समतुल्य, इसका बताए थे सबसे बेहतरीन ट्रिक। 100 कर दीजिए माइनस 100 गुणे छूट कितना है, 40 है, यानी 60/100 गुणे उसके बाद 20 है तो 80/100। ठीक, देखिए इससे इसको काट दीजिए, काट दिए, 1 0 ये 1 0 ये, तो कितना बचेगा, 100 माइनस 8 7 48, यानी 52% इसका क्या होगा, समतुल्य छूट होगा। ठीक, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब छूट का दिया हो ज्यादा रेशियो में, जैसे यहाँ 2 ही दिया है, 20 30 40 ऐसे दिया तो आप ऐसे लगाएंगे। नेक्स्ट चलिए कह रहा है क्वेश्चन, यदि एक दुकानदार 450 में एक वस्तु बेचता है तो 600 के रूप में चिन्हित करता है, यानी विक्रय मूल्य कितना है इसका, बेचता है ना, विक्रय मूल्य कितना है 450, अंकित करता है, यानी ठीक है क्रय मूल्य मान लीजिए, अंकित मूल्य मान लीजिए, अंकित मूल्य मान लीजिए कितना किया है 600। ठीक, तो कह रहा है वो कितनी छूट की पेशकश कर रहा है, यानी कितना वो छूट कितना दे रहा है, छूट कितना देगा, अंकित मूल्य में से जब ज्यादा में खरीद के अब बेचेगा कम में तो क्या होगा, उसको फायदा होगा। तो छूट कर रहा है वही, देखिए क्या हो जाएगा, इसको सब कीजिए 450, इस तरह का सवाल आप कई बार कर चुके हैं, 600 में 100, अब यहाँ क्या हो जाएगा 150 600 घटाइए, 15 चौको 60, 4 दूनी 8 4 5 20, यानी 20% क्या कर रहा है, वो छूट दे रहा है। यही तो पूछ रहा है, आ रहा समझ में, कितनी छूट की पेशकश कर रहा है, 25% का छूट कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, शीर्ष लंबों का तो लंब केंद्र हो जाएगा। अरे भाई ये त्रिभुज दिया है, ये बी शीर्ष लंब कह रहा है, यहाँ से ये जो बनेगा क्या होगा, लंब केंद्र ही तो होगा, तो वही कह रहा है। ठीक,
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 है, यानी त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप दिया है, ठीक है, कितना दिया है 540 मीटर, ठीक है। उनके भुजाओं का अनुपात दिया है, देखते रहिए अनुपात कितना दिया है 5, 12 और 13, ठीक है। तो क्या होता है देखिए त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। तो परिमाप में क्या होता है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग ऐसे करेंगे या कर देंगे क्या, चलिए तीनों भुजाओं का योग, योग। अब देखिए जब अनुपात में दिया रहता है तो हम क्या मान लेते हैं, इसको 5x, इसको 12x, इसको 30x मान लेते हैं ना, तो वही करेंगे। अब परिमाप कितना दिया है 540, तीनों का योग कितना हो जाएगा 5x प्लस 12x प्लस 30x, तो इसको कर लीजिए 540, ये क्या हो जाएगा 12, 13, 25, 5, 30, 30x, ठीक है। तो इसको यहाँ से काट दीजिए और यहीं काटिए, 3 करने 3, 3 8 24, यानी x बराबर क्या आएगा 18 आएगा, ठीक है, 18 मीटर आ गया। सारा समय एक भुजा 5 दिया ना 5x, 5x का 18 में 5 कर देंगे, 18 बचे 90 होता है, 18 बचे 90 कर दीजिए। दूसरा कितना हो जाएगा 12x है, कितना हो जाएगा 12 गुणे 18, तीसरा कितना है 13x, यहाँ निकालिए 13 गुणे 18, ठीक, गुणा कर लीजिए 12 8 96 का 86, 9 12 करने 12, 12 9 21, यही होगा ना। चलिए यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 18 3 54, 54 का 4 हासिल 5, 18 करने 18, 18 5 23, ये हो गया आपका, ये हमको मान मिल गया। यानी एक कितना है 90 है भुजा की, और ये 216 एक, ये कितना है 234 है, तीनों का मिल गया। आ रहा समझ में। तो कह रहा है आगे देखिए, कह रहा है खेत का क्षेत्रफल बताइए, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए हमको कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हम जानते हैं क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, विसमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, विसमबाहु त्रिभुज, इस तरह के होते हैं। तो हम कैसे हमको मालूम चलेगा कौन सा त्रिभुज है, तभी तो उसका क्षेत्रफल लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक होता है विसमबाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों भुजाएं जो हैं वो असमान है। आ रहा समझ में, तीनों भुजाएं क्या है असमान है, तो विसमबाहु वाला लगा लेंगे। आ रहा समझ में, विसमबाहु वाला लगाएंगे तो उसमें क्या होता है विसमबाहु का अंडर रूट यस, कोष्टक में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ऐसे करके लगाएंगे। आ रहा समझ में। यस क्या होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2, यस, और परिमाप निकालना पड़ेगा यस के लिए। अब देखिए वहाँ पे क्या होता है, ये नंबर प्रोसेस हो जाएगा। हम यहीं पे देखते हैं दिया रेशियो, देखिए फिर अनुपात, त्रिभुज का अनुपात दिया है 5 12 13, 5 12 13, ये अनुपात दिया है। तो हम बताए थे कि जब ये अनुपात होगा तो आप समझ जाइएगा कि वो त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। सारे चीज हम बताए हैं, कहाँ बताए हैं, जब हम त्रिभुज के मेंसुरेशन पढ़ा रहे थे त्रिभुज के, वहां पे बताए हैं कि ये अनुपात दिया 5 7 दिए अनुपात, कि अगर उनमें से कोई है तो समझिए समकोण त्रिभुज है। देखिए समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, ए बी सी, समकोण त्रिभुज ये जो होगा वो 90 अंश का होगा। इसमें जो सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो क्या होगी कौन, और दो जो होंगे लंब होगा और आधार होगा। जब हमको समकोण त्रिभुज मिल गया, पता चल गया यहाँ से, तो कह रहा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए खेत का क्षेत्रफल मतलब समकोण त्रिभुज का खेत को मालूम चल गया ना, समकोण में है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, यही होता है ना। देखिए 1/2 गुणे ये 5 है ना, तो 5 का अनुपात ये था, तो इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, ये देखिए 5x था, अनुपात में x माने थे ना, इसका मान कितना आया था यहाँ देखिए 90, तो 90 हम कर दिए। अब आधार है, आधार कितना है 12 है, तो 12x यहाँ देखिए 12x का मान कितना है 216। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। हम केवल इसका यहाँ पे जिक्र इसलिए किए हैं कि हमको पता चल गए कि वो खेत जो है वो किस आकार का है, तो हमको पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या किए रख लिए। अब उस समय लंबाई क्या है, लंबाई यहाँ पे था लंब ये, और यहाँ क्या है आधार है, आधार यहाँ है, तो इनका वैल्यू हम यहाँ से रख लिए हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा
45 और गुणा दोनों का करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 9720 वर्ग मीटर। हम इसलिए आप बता रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप इस तरह का क्वेश्चन को आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, जब आपको त्रिभुज मालूम नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, कैसे लगाओगे कि कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का कई स्ट्रक्चर होता है, ठीक, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, निकालेंगे। ये सब ध्यान देने वाली चीजें हैं। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई है, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दिया, क्षेत्रफल कह रहा है, तो अब देखिए कह रहा है दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। जब 1% बढ़ा दे घटाने की, हम क्या बताए, तो इसका कुछ नहीं करना है, वही वाला 30/130 पूरे 100 कर दीजिए, बस ऐसे ही लगाना है। इससे इसको काट दीजिए, 300/13 तो क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26, 40, 13 तिया 39, 23 सही 1/13% होगा। इस तरह का क्वेश्चन आप आराम से लगा लीजिएगा। जब कह रहा है कि एक भुजा बढ़ाई जा रही है तो दूसरी को कितना स्थिर रखे, कितना घटाएं, ये सब चीजें तो आपको इसी पे लगाना है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया क्वेश्चन। अब चलते हैं पिछले प्रैक्टिस सेट का एक क्वेश्चन छूट गया था, कल हमने छोड़ दिया था, ठीक, वो करा लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन हो, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि AC = BC तथा AD BC पर लंब है तो AB स्क्वायर का मान क्या होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है AC और BC, यानी AC और BC क्या है, बराबर है। क्या क्या दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है AC = BC, ठीक है, और AD जो है तो लंब है किस पे, BC पे, यानी A और D जो है, AD जो है वो BC पर लंब है। तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब उस भुजा को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, ये तो आपको मालूम है। इसके बाद वह जो लंब डाला गया है, मतलब माध्यिका जो है AD जो लंब है वो क्या करेगा, उस त्रिभुज को, कौन से त्रिभुज को, वास्तविक त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटेगा। आ रहा समझ में। हम क्या कह रहे हैं कि इस शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा, साथ ही उस त्रिभुज को, यानी जो वास्तविक त्रिभुज है उसको भी दो बराबर भागों में बांटेगा। चलिए इसको समझा देते हैं। त्रिभुज ABC वास्तविक है, ठीक है, तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है, और उनका जो योग होगा वो इसके बराबर होगा। आ रहा समझ में। देखिए कौन कौन बांट रहा है, यहाँ देखिए ADB, त्रिभुज ADB ये हो गया, और एक क्या हो जाएगा यहीं पे ADB किसके बराबर होगा, ADC। आ रहा समझ में। ये जो लंब है ये क्या करेगा, उस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटेगा। देखिए दो त्रिभुज बना, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए हैं। इसके साथ ही अभी हम बताए हैं कि उनका योग क्या होगा, इसके बराबर होगा। मतलब इन दोनों का योग कहिए, इन दोनों का क्षेत्रफल जो होगा वो किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, त्रिभुज ABC के। आ रहा समझ में। इतना समझाना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या होता है, कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में ABC का क्षेत्रफल दे दिया जाता है। क्या दिया रहेगा, ABC का क्षेत्रफल मान लेते हैं 30 दे दिया है, ठीक। ADB कौन है, ये है, ठीक है। यहाँ देखिए ADB का मान क्या करता है, पूछ देता है। आ रहा समझ में। ये बताइए क्या अभी हम बताए हैं कि त्रिभुज ABC जो वास्तविक त्रिभुज है, ठीक है, वो इसका क्या होगा, दूना होगा कि नहीं होगा, ADB त्रिभुज के, यानी ADB जो होगा वो इसका क्या होगा, आधा होगा। आ रहा समझ में। ये दूना होगा वास्तविक जो, फिर सुनिए इसको इसलिए समझा रहे हैं कि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है, अब उसमें कंफ्यूजन दे देगा, ये बढ़ेगा इसका पूछ देगा, तो जब तक ये आप जानेंगे नहीं तब तक कर नहीं पाएंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा वो ADB त्रिभुज का दूना होगा, यानी जब दूना, ये पूरा इसका दूना होगा तो ये इसका क्या होगा, आधा नहीं हो जाएगा। आ रहा समझ में। ठीक, चलते हैं अब इसका जो क्वेश्चन दिया उस पर चलते हैं। ठीक, हमको क्या क्या दिया था, ये दिया था। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे आगे, AD का, ये देखिए दोनों लंब है ना, तो ये 90 ये 90, यानी ये दोनों क्या होगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक, तो देखिए अब इस त्रिभुज में हम लेते हैं ADC में, इसमें त्रिभुज ADC में, ठीक है। हम अगर लिखते हैं AD का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर माइनस CA का स्क्वायर।
ये करिए चाहे AC, चलिए AC लिखते हैं, AC का स्क्वायर। तो ये सही होगा कि नहीं होगा? कैसे लिख दिए हैं? तो हम क्या किए हैं, ये समकोण त्रिभुज है ना, तो पाइथागोरस का फार्मूला लगाए। पाइथागोरस के नियम के अनुसार ये कौन होगा ना, कौन होगा तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो जब हम क्या किए हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो AC स्क्वायर माइनस DC नहीं हो जाएगा। देखिए AC माइनस DC, इसको पहले लिखिए चाहे इसको लिखिए, ठीक है। चलिए अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है तो हम लिख लेते हैं AC स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, ये आ गया। इस त्रिभुज से क्या किए हम, ये निकाल लिए, ठीक। अब जो त्रिभुज बना है, कौन सा त्रिभुज बचा है, ADB, ये वाला त्रिभुज। अब इसमें आप क्या करेंगे, अब देखिए इसमें ये क्या है, कौन है ना, देखिए तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस में जाएंगे। AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, लंब का स्क्वायर AD का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर। आया समझ में, कितना आ गया समझ में? यहाँ पे भी वही नियम लगाया पाइथागोरस का। ये दो चीज हमको मिल गई। अब देखिए AB का स्क्वायर दिया है, अब AD के जगह पे ये देखिए AD स्क्वायर दिया है, इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आरा समझ में, AD स्क्वायर की जगह पे हम ये लिख दिए, देखिए तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर और प्लस पहले से था BD का स्क्वायर। आरा समझ में, देखते रहिए फिर से। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्या रख सकते हैं, देखिए BD दिया ना, ये BD, तो ये जब BD दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, BD बराबर BC माइनस BC कर सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। देखिए BD है, यहाँ पे BD है, BD की जगह पे क्या करेंगे हम, ये पूरे BC में से हम क्या करेंगे, CD को निकाल देंगे या DC को निकाल देंगे तो आ जाएगा। आया समझ में? तो चलिए AC का स्क्वायर माइनस CD लिखिए, DC है CD का स्क्वायर और प्लस, अब इसके जगह क्या लिखेंगे, BC माइनस BC का स्क्वायर। आ रहा समझ में, इतना आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका जो मान है देखिए A माइनस B का होल स्क्वायर। आ रहा समझ में, याद कुछ नहीं करना है आपको, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देखिए जब हम यहाँ पे सीधे चलते हैं, देखिए AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, फार्मूला लगाइए, A माइनस B का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस, ठीक है, और यहाँ कुछ होगा DC, BD की जगह पर क्या किए, BC माइनस DC, ये DC है, ठीक है, क्या आ जाएगा DC का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC, यही हो जाएगा ना। इसके जगह पे ये वाला फार्मूला रखेंगे तो आ रहा समझ में। अब देखिए अब क्या हो सकता है, यहाँ पे CD है स्क्वायर, यहाँ पे CD स्क्वायर है, तो कहने को यहाँ पे चेंज किए थे ना, CD था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CD कर लीजिए, यही सब देखना है बस। ठीक, अब देखिए यहाँ ये माइनस से प्लस है तो इससे कट जाएगा, कट गया। अब क्या बचा है, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC। आ रहा समझ में। अब देखिए AC के जगह पे हम कुछ रख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से AC का वैल्यू कितना है, AC किसके बराबर है, BC के, तो हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, आगे हम बता दे रहे हैं। AC के जगह पे हम क्या रखेंगे, BC का स्क्वायर कर दे रहे हैं, अभी बताए हैं ना, यहाँ से लिया गया है। ठीक, अब देखिए प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC। आ रहा समझ में, ये आपको मिल गया। अब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2BC का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC। आ रहा समझ में। तो यहाँ से जब हम कॉमन निकाले हैं 2BC, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बताइए, क्या बचेगा, BC माइनस CD। और जब इतना निकल गया अब क्या करेंगे, 2BC इंटू क्या आ जाएगा, BD हो जाएगा। अब देखिए ये जो है मान जो बचा है, अब BC माइनस CD कहाँ से आया है, ठीक है, यहाँ देखिए ये उल्टा गया है, यहाँ पे यहाँ से ये मान आ गया है। आया समझ में। देखिए BC माइनस CD था, BC माइनस CD, तो इसके जगह पे हम BD लिख दिए हैं, ये यही क्या है आपका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो भी बता दिया जाएगा, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, सब सही है। यहाँ पे 20BC 2BC हो गया। आइए अब इसके जगह पे हम क्या किए हैं, ये जब इसमें कॉमन हम निकालेंगे 2BC तो क्या हो जाएगा, एक BC तो यहाँ बच जाएगा और दूसरा DC बच जाएगा माइनस में। हम जानते हैं आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा, कंफ्यूजन यहीं पे हो रहा है, कॉमन क्या निकला है। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, जैसे हम कर दिए। अब इनमें से BC को निकालना है, तो 2BC हम निकाल दिए, ठीक है। तो 2BC जब निकाल दिए तो स्क्वायर था ना, एक BC यहाँ पे बच जाएगा तो BC हो गया। और यहाँ से ये 2BC यहाँ बाहर निकल गया है, तो क्या बचा है, BC करिए या CD यहाँ पे बच गया है, तो वही किए हैं। आइए बताइए कि वीडियो का मन कहाँ से आया है। आई होप कि आज जितना भी क्वेश्चन बताया गया है
वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद।